हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। ये है झारखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़ का सेट नंबर 8 और इस वीडियो में हम झारखंड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ के जो बाकी वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने झारखंड जीके एमसीक्यू के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ बाकी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं झारखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़ का सेट नंबर 8। पहला क्वेश्चन है, झारनेट का पूरा नाम क्या है? JHARNET, झारनेट, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये आंसर है ऑप्शन बी। इसका फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के प्रसिद्ध राजनेता बाबूलाल मरांडी ने किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया? तो यहाँ पूछा है कि जो नेता है बाबूलाल मरांडी, इन्होंने किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया है? तो आपको बाबूलाल मरांडी के बारे में बता दूं कि ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। ये पहले सीएम हैं झारखंड के और ये सन 2000 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और इन्होंने 2006 में एक पार्टी बनाई थी, झारखंड विकास मोर्चा। तो ये है झारखंड विकास मोर्चा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये बाबूलाल मरांडी के द्वारा 2006 में बनाई गई थी और 14 साल बाद अब 2020 में इस पार्टी का बीजेपी के साथ विलय कर दिया गया है। बीजेपी आपको पता है भारतीय जनता पार्टी। तो 2020 में ये जो झारखंड विकास मोर्चा है, इस पार्टी का विलय बीजेपी के साथ कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, फादर कमिल बुल्के का जन्म किस देश में हुआ था? तो फादर कमिल बुल्के के बारे में आपको बता दूं कि इनको पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। पद्म भूषण ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और इन्होंने भारत में सबसे पहले हिंदी विषय में हिंदी भाषा से शोध किया था, क्योंकि हिंदी इनका विषय था और इन्होंने हिंदी माध्यम से ही शोध किया था, रिसर्च किया था सबसे पहले। और इनके शोध का विषय था राम कथा, उत्पत्ति एवं विकास। तो इन्होंने हिंदी विषय में सबसे पहले हिंदी माध्यम से एक शोध किया था और उनका शोध का विषय था राम कथा, उत्पत्ति एवं विकास। और ये बेल्जियम से थे। इनका जन्म बेल्जियम में हुआ था, लेकिन बाद में ये भारत आए और यहाँ के निवासी बन गए और ये झारखंड में रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, बेल्जियम। फादर कमिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पांडे गणपत राय का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? तो पांडे गणपत राय जो है, इनका संबंध 1857 के विद्रोह से है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और पांडे गणपत राय के बारे में जानने से पहले आपको ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में बता दूं। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ये भी 1857 के विद्रोह से संबंधित थे और इन्होंने झारखंड के हजारीबाग इलाके में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और ये नागवंशी ठाकुर थे। ये ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ये नागवंशी ठाकुर थे। और पांडे गणपत राय इनसे कैसे रिलेटेड हैं? तो हजारीबाग के जो विद्रोही थे जिन्होंने 1857 के समय विद्रोह किया था, वो पांडे गणपत राय की मदद से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से मिले थे। तो ये पांडे गणपत राय थे जिन्होंने विद्रोहियों को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से मिलवाया था और फिर इनके नेतृत्व में हजारीबाग के इलाके में 1857 का विद्रोह किया गया था। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई थी। ये दी गई थी रांची में, रांची के कमिश्नर कंपाउंड में, कमिश्नर कंपाउंड में। और पांडे गणपत राय को भी इसके कुछ दिनों बाद अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी 21 अप्रैल 1858 को। तो 16 अप्रैल को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को और 21 अप्रैल को पांडे गणपत राय को फांसी दी गई थी। इनको भी रांची के कमिश्नर ग्राउंड में ही फांसी दी गई थी। तो यहाँ पूछा गया है कि पांडे गणपत राय का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये 1857 के विद्रोह से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बंगाल का प्रवेश द्वार बोला जाता है तेलियागढ़ किला को, जो साहिबगंज में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी।
तेलियागढ़ का जो किला है उसको बंगाल का प्रवेश द्वार बोला जाता है। और इसी तरह का और एक क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोला जाता है छतरा को। छतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोला जाता है। और यहाँ साहिबगंज की बात करें तो साहिबगंज में मोतीझरा झरना है। मोतीझरा यहाँ पर फॉल है। और इसके अलावा ये झारखंड का एकमात्र ज़िला है जहाँ से गंगा नदी बहती है। और यहाँ पर इसके अलावा उधवा लेक वर्ल्ड सेंचुरी है, उधवा झील पक्षी विहार या उधवा पक्षी विहार यहाँ पर है। और ये संथाल परगना का एक ज़िला है। तो बंगाल का प्रवेश द्वार बोला जाता है तेलियागढ़ किला जो साहिबगंज में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यहाँ पूछा है कि पहली महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी रांची में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची। और रांची की बात करें तो ये झारखंड की राजधानी है और यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है। और पूरे झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला ज़िला भी रांची ही है। और इसके अलावा यहाँ पर एसटी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या एसटी की वो भी रांची में ही है। और इसके अलावा रांची में बहुत सारे जलप्रपात हैं। जलप्रपात मतलब फॉल्स हैं, जैसे कि हुंड्रू फॉल, जोना फॉल, दसम फॉल, सीता फॉल। और रांची में टैगोर हिल है। टैगोर हिल रांची में है। और इसके अलावा रांची के ओरमांझी में बिरसा जैविक उद्यान है। ओरमांझी में है बिरसा जैविक उद्यान, ये भी रांची में ही है। और यहाँ कोर्ट की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि रांची में ही झारखंड का उच्च न्यायालय भी है। उच्च न्यायालय झारखंड का यहीं पर है, रांची में। और उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को, जब झारखंड का निर्माण हुआ था उसी समय उच्च न्यायालय भी बनाया गया था। और ये भारत का 21वां उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी रांची में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये एक नियामक संस्था है। नियामक संस्था मतलब कि रेगुलेटरी बॉडी। ये एक रेगुलेटरी एजेंसी है और ये झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाई गई थी। नियामक संस्था मतलब निगरानी रखने वाली संस्था। तो ये जो संस्था है या जो बोर्ड है, ये झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो नियम बनाए गए हैं या जो मानक तय किए गए हैं उन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी के लिए ये बनाया गया है। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, JSPCB। और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और इसी से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे कि झारखंड राज्य जलवायु केंद्र। झारखंड राज्य जलवायु केंद्र, इसकी स्थापना की गई थी UNDP की सहायता से। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो झारखंड राज्य जलवायु केंद्र है, इसकी स्थापना की गई थी UNDP की मदद से। और इसके अलावा 2014 में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड की कार्य योजना प्रकाशित की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे झारखंड एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये बनाया गया था 2014 में। ये भी एक बार पूछा जा चुका है। तो ये दोनों चीज़ें भी पर्यावरण से ही संबंधित हैं। और यहाँ भी पूछा गया है पर्यावरण से रिलेटेड कि जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2001 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कोयल कारो परियोजना इनमें से किस नदी से संबंधित है? तो कोयल कारो परियोजना ये एक नदी घाटी परियोजना है। यह अब बंद हो गई है, लेकिन इसकी शुरुआत की गई थी 1974 में और 2003 में इसको बंद कर दिया गया था। आदिवासियों के काफ़ी विरोध के कारण इस परियोजना को बंद कर दिया गया था। और ये जो है दक्षिणी कोयल और कारो दोनों से संबंधित है। तो यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। और यहाँ ये जो कारो नदी है ये दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है, ये इसकी सहायक नदी है। और दक्षिणी कोयल नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है छोटानागपुर का पठार से। छोटानागपुर का पठार से इसका उद्गम होता है और ये नगड़ी से होता है।
छोटानागपुर के पठार में नगड़ी से, जो रांची के पास में है, और यहीं से और एक नदी निकलती है, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। और दक्षिणी कोयल की बात करें तो ये आगे जाकर शंख नदी में मिल जाती है। शंख नदी जो उड़ीसा में है वहाँ पर ये जाकर मिल जाती है। और ये जो स्वर्णरेखा नदी है ये तो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ है कोयल कारो परियोजना, ये 1974 में शुरू हुई थी और 2003 में इसको बंद कर दिया गया था। और ये परियोजना दक्षिणी कोयल और कारो नदी दोनों से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, लोहरा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो लोहरा जनजाति का पेशा पूछा गया है, और ये लोहरा जो जनजाति है इसको असुर जनजाति का वंशज माना जाता है। असुर जो जनजाति है उसका वंशज माना जाता है इस लोहरा जनजाति को। और इनका प्रमुख पेशा है लौह उपकरण बनाना। तो लोहे का उपकरण बनाना इनका प्रमुख पेशा है। आंसर होगा ऑप्शन सी। और लोहरा जनजाति की जो भाषा की बात करें तो ये सदानी भाषा बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ जो ये वैद्य व तंत्र मंत्र दिया गया है तो ये बैगा एक जनजाति है उसका पेशा है। ये बैगा जनजाति का पेशा है। तो यहाँ लोहरा जनजाति का पेशा पूछा गया है तो ये है लौह उपकरण बनाना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये है एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। तो ये पूछा गया है कि इसको कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1949 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये जो एक्ट है ये 1 नवंबर 1949 से प्रभावी हो गया था। और इसके अलावा आपको सीएनटी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये पारित किया गया था 11 नवंबर 1908 को। 11 नवंबर 1908 को सीएनटी एक्ट लागू किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट है तो ये किया गया था 1949 में। आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पूछा गया है कि जंगल तराई किस क्षेत्र को बोला जाता था? तो ये होगा संथाल परगना। संथाल परगना को जंगल तराई बोला जाता था। जब अंग्रेजों का शासन था, ये जो ब्रिटिश काल था, उस समय इस संथाल परगना के इलाके को जंगल तराई बोला जाता था। और ये संथाल परगना जो है ये झारखंड का अभी एक प्रमंडल है और इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। तो जंगल तराई ये है संथाल परगना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ रामगढ़ राज्य की बात की जा रही है। इसकी स्थापना की गई थी 1368 में। 1368 में रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी और ये की थी बागदेव सिंह ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और रामगढ़ राज्य के बनने के बारे में आपको बता दूं कि बागदेव सिंह अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई थे सिंहदेव, इसके साथ ये नागवंशी राजा की सेवा करते थे। लेकिन फिर नागवंशी राजा से मतभेद होने के बाद ये कर्णपुरा चले गए। कर्णपुरा एक परगना था उस समय, जो बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक परगना बनता था। तो इस तरह कर्णपुरा एक परगना था, वहाँ ये चले गए और वहाँ के जो स्थानीय शासक थे उसको इन्होंने हरा कर कर्णपुरा पर कब्जा कर लिया। और यहाँ कब्जा करने के बाद धीरे धीरे इसके बाद इन्होंने और 21 परगनों पर कब्जा किया। तो इस तरह बहुत सारे परगनों पर कब्जा करने के बाद इन्होंने रामगढ़ राज्य की स्थापना की और बागदेव सिंह शासक बने और इन्होंने अपनी राजधानी सिसिया को बनाया था। तो रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी बनी थी सिसिया। और इस रामगढ़ राज्य को 1935 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया तो इसके बाद इसके द्वारा 1955 में इस रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। तो 1368 में यह रामगढ़ राज्य बना था और 1955 में इसे समाप्त कर दिया गया। इस राज्य को समाप्त कर दिया गया मतलब कि जो राज्य था, समाप्त कर दिया गया मतलब कि जो अलग से राज्य था रामगढ़ राज्य, उसको हटा दिया गया और इसको बाकी राज्यों के साथ मिला दिया गया। तो यहाँ पूछा गया था कि रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आंसर होगा बागदेव सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये प्रथम राज्यपाल पूछा गया है। तो ये तो आप सभी जानते होंगे, प्रभात कुमार। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रथम राज्यपाल हैं झारखंड के प्रभात कुमार। और इसके अलावा प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो चीफ मिनिस्टर थे बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी
झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। और इसके अलावा प्रथम अगर विपक्ष के नेता पूछा जाए, मतलब कि जो प्रथम विपक्षी नेता थे वो थे स्टीफन मरांडी। स्टीफन मरांडी पहले विपक्षी नेता थे। और इसके अलावा प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे मधु कोड़ा। और इसके अलावा प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो ये बने थे इंदर सिंह नामदारी। ये थे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। तो यहाँ क्वेश्चन में प्रथम राज्यपाल पूछा गया है, तो ये थे प्रभात कुमार। आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? तो यहाँ सोन नदी के बारे में पूछा गया है कि उसका उद्गम कहाँ होता है, ये कहाँ से शुरू होती है? तो ये शुरू होती है अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक जो पहाड़ी है वहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है और ये आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी इसका मुहाना है, ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और इस सोन नदी को सोनभद्र नदी भी बोला जाता है। सोनभद्र इसका उपनाम है। और ये झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है, मतलब कि ये उत्तर की ओर बहती है। और जो उत्तरी कोयल नदी है, उत्तरी कोयल, ये भी सोन नदी में जाकर मिल जाती है। और यहाँ जो ये नगड़ी दिया गया है, यहाँ से एक नदी निकलती है, स्वर्णरेखा नदी। ये नगड़ी से निकलती है, ये रांची के नगड़ी से निकलती है, नगड़ी रांची में है। और ये स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली मतलब कि ये जाकर किसी और नदी में नहीं मिलती है, सीधे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ सोन नदी के बारे में पूछा गया था कि ये कहाँ से शुरू होती है, तो ये शुरू होती है अमरकंटक पहाड़ी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? मतलब कि झारखंड की जो सीमा है वो और कितने राज्यों से सटती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। झारखंड की सीमा 5 अन्य राज्यों से सटती है। इसे हम मैप में डिस्कस करेंगे। ये झारखंड का मैप है, यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर में बिहार है और दक्षिण में है उड़ीसा, और ये पूरब में है पश्चिम बंगाल, और ये पश्चिम में है छत्तीसगढ़, और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम दिशा में है और ये केवल एक ज़िले से सटती है, ये है गढ़वा जिला। तो गढ़वा एकमात्र ऐसा ज़िला है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो यहाँ ये हो गए 5 राज्य, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये उत्तर प्रदेश। और बिहार के साथ झारखंड के 10 ज़िले सटते हैं और पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 ज़िले, और यहाँ है 3 ज़िले उड़ीसा के साथ, और छत्तीसगढ़ के साथ 4 ज़िले सटते हैं, और उत्तर प्रदेश 1 ज़िले गढ़वा के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। और इसके अलावा एग्ज़ाम में झारखंड की लंबाई और चौड़ाई पूछी जाती है, मतलब कि उत्तर से दक्षिण झारखंड की लंबाई कितनी है? तो ये है 380 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की बात करें तो ये है 463 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, उत्तर से दक्षिण है 380 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम है 463 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण मतलब ये इस तरह से, और पूरब से पश्चिम मतलब ये इस तरह से। तो इस तरह से इसकी लंबाई और चौड़ाई पूछी जा सकती है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पूछा गया था कि झारखंड राज्य अपनी सीमा कितने राज्यों से साझा करती है? तो ये करती है 5 राज्यों से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, डुमेर सुमेर जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये डुमेर सुमेर फॉल जो है ये किस जिले में है? तो ये है चतरा जिले में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और चतरा जिले की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लावालौंग अभयारण्य, लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है। और इसके अलावा चतरा में कोल्हुआ पहाड़ है, कोल्हुआ पहाड़ बोला जाता है, ये चतरा में है। और चतरा में एक जगह है इटकोरी एक जगह है, यहाँ पर भद्रकाली मंदिर है, भद्रकाली मंदिर।
ये भी छतरा में है, छतरा के इटकोरी में है। और इसके अलावा यहाँ पर कौलेश्वरी मंदिर भी है, कौलेश्वरी मंदिर भी यहीं पर है। और इसके अलावा और एक मंदिर है सहस्त्र बुद्ध मंदिर, सहस्त्र बुद्ध मंदिर, ये भी छतरा में है। और इसके अलावा चतरा जिला जो है वो सबसे अधिक 1% वाला जिला है, मतलब कि प्रतिशत में यहाँ जंगल सबसे ज़्यादा है। और क्षेत्र के आधार पर सबसे ज़्यादा वन की बात करें तो ये है पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में क्षेत्र के आधार पर सबसे ज़्यादा वन है और प्रतिशत के आधार पर है चतरा में। और इसके अलावा चतरा जो है वो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम, ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। और चतरा को छोटानागपुर का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। तो यहाँ डुमेर सुमेर जलप्रपात के बारे में पूछा गया था, तो ये है चतरा जिले में, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में मवेशियों की पहचान के उद्देश्य से किस वर्ष पशुओं के लिए यूआईडी नंबर की शुरुआत की गई थी? तो पशुओं के लिए यूआईडी नंबर योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 2017 में, इसका आंसर है ऑप्शन ए। और ये पूछा जा सकता है कि जो यूआईडी नंबर होगा पशुओं के लिए वो कितने अंकों का होगा? तो ये है 12 अंकों का, ये 12 अंकों की एक यूआईडी नंबर होगी। और इस योजना की शुरुआत की गई थी 2017 में, इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है? तो यहाँ पूछा है संथाली जो भाषा है उसकी प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो ये है ऑप्शन बी, अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। तो ये संथाली भाषा की पहली पुस्तक मानी जाती है। एक्चुअली में ये एक व्याकरण है, व्याकरण यानी कि ग्रामर बुक है। इसको संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण भी बोला जाता है। और इसका प्रकाशन किया गया था 1852 में। और ऑप्शन में यहाँ जो ये हड़मवाक आतो है, ये संथाली भाषा की पहली उपन्यास है। ये जो हड़मवाक आतो है इसको पहली उपन्यास माना जाता है संथाली भाषा की। और ये जो हड़मवाक आतो है इसका मतलब होता है हड़मा का गांव, हड़मा का गांव, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये उपन्यास लिखा गया था आर कार्टियर्स के द्वारा, आर कार्टियर्स इसके राइटर थे इस हड़मवाक आतो उपन्यास के। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक, तो ये है ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्योहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है? तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा त्यौहार है जिसमें कि भगवान शिव की पूजा की जाती है और इसको सबसे कठोर पूजा माना जाता है? तो ये है मंडा पूजा। मंडा जो पूजा होता है ये भगवान शिव की पूजा होती है और मंडा पूजा को सबसे कठोर पूजा माना जाता है भगवान शिव का। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। और मंडा पूजा के बारे में आपको बता दूं कि ये वैशाख के महीने में किया जाता है। वैशाख के महीने में अक्षय तृतीया के दिन इसकी पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन ये शुरू होता है। और इस मंडा पूजा में महिला व पुरुष दोनों के द्वारा उपवास रखा जाता है। और इसमें पुरुष के द्वारा जो उपवास रखा जाता है या जो पुरुष उपवास रखता है उसको भगता बोला जाता है। और जो महिला उपवास रखती है उसको बोला जाता है सोक्ताइन, सोक्ताइन बोला जाता है। और इस मंडा पूजा में रात में जो पूजा करते हैं या जो लोग होते हैं उनको भोक्ता बोला जाता है। जो भोक्ता लोग होते हैं उनको अग्नि शिखाओं पर उल्टा लटकाया जाता है। मतलब कि रात में इस तरह से एक बनाया जाता है, ये इस तरह से एक पेड़ गाड़ा जाता है ज़मीन में और इस तरह से ये बना दिया जाता है। तो ये गोल घूमता है और इसमें लटकाया जाता है। तो इसमें इंसान को लटकाया जाता है। और फिर इसके अलावा दिन में और एक प्रथा होती है जिस पर खाली पैर अंगारों पर चलना होता है, तो उसको बोला जाता है फूलकुंदी, फूलकुंदी बोला जाता है उसको, वो जो अंगारों पर खाली पैर जो चलना होता है उसको। और इसके बाद अगले दिन इसी तरह के खूंटे पर दोबारा लटकाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि लोहे की एक हुक बनाई जाती है इस तरह से और उसको चमड़े में घुसा दिया जाता है और फिर रस्सी की मदद से भी लटकाया जाता है इस तरह से। और फिर इसको गोल घुमाया जाता है और जब तक वहाँ वो लटका होता है तब तक उसकी माँ या जो बहन होती है वो शिव की पूजा करती रहती है यहाँ नीचे में। तो इस तरह से इस पूजा की प्रथा है।
और इसको सबसे कठोर पूजा माना जाता है भगवान शिव की? इसका आंसर है मंडा पूजा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है ये संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और इस मांझी परगना शासन व्यवस्था की बात करें तो इसमें एक होता है मांझी। मांझी जो होता है ये गांव का प्रधान होता है, गांव का प्रधान या मुखिया होता है, और इसका जो सहायक होता है उसको बोला जाता है जोग मांझी। जोग मांझी इसका सहायक होता है। और इसके अलावा एक उप मांझी होता है जिसको कि प्राणिक बोला जाता है, ये मांझी के नहीं रहने पर उसकी जगह काम करता है। और इसके अलावा एक होता है गोड़ाइत। गोड़ाइत जो होता है ये सचिव होता है और ये संदेश वहाँ का काम करता है, मतलब कि संदेश पहुँचाने का काम करता है। और इसके अलावा इस शासन व्यवस्था में भगतो प्रजा होते हैं। भगतो प्रजा ये गांव के कुछ वरिष्ठ लोग होते हैं, गांव के वरिष्ठ लोग होते हैं जो कि मतलब गांव में किसी समस्या या जो कुछ भी झगड़ा या कोई मसला आ जाता है तो उसके लिए ये लोग सलाह मशवरे का काम करते हैं। ये लोग उसके लिए सलाह देते हैं, अपना विचार रखते हैं, तो इनसे सलाह लेकर ही फैसला किया जाता है। तो ये होते हैं भगतो प्रजा। और इनमें एक होता है नायके। जो नायके होता है ये गांव का धार्मिक प्रधान होता है, धार्मिक प्रधान को बोला जाता है नायके। और संथालों की जो ये शासन व्यवस्था है इसमें एक सजा दी जाती है बिटलाहा। इसे सबसे कठोर सजा माना जाता है, ये यौन अपराधों के लिए दिया जाता है। इसमें गांव निकाला दिया जाता है, मतलब कि गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में। और यहाँ जो हो दिया गया है, हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसको मुंडा मन की शासन व्यवस्था बोला जाता है। और यहाँ ये जो मुंडा जनजाति है इनकी शासन व्यवस्था को बोला जाता है मुंडा शासन व्यवस्था। और उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को बोला जाता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो यहाँ मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, तो इसका संबंध है संथाल जनजाति से। इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे ये ट्विटर हैंडल में फॉलो कर सकते हैं या मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जोहार।